अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्डर 1। आज के इस ऑर्डर के अंदर हम पढ़ेंगे पार्टीज़ टू सूट्स कि कौन कौन सी पार्टीज़ जो है आ सकती हैं सूट्स में। तो इसके अंदर तकरीबन 13 जो है रूल्स हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो रूल 1 है वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, वो डिस्कस करता है हु मे जॉइंट एज प्लेंटिफ। जो हमारे पास रूल 1 है वो हमें बताता है कि हु मे जॉइंट एज प्लेंटिफ। जी, आवाज़ आ रही है ना? ठीक ठीक है। अच्छा, हु मे जॉइंट एज प्लेंटिफ मतलब कि प्लेंटिफ कौन ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स जिसका कोई भी इन्वॉल्व इंटरेस्ट हो सूट के साथ, तो वो जो है प्लेंटिफ बनेगा। पहले हमें ऑर्डर 1 के अंदर ये चीज़ याद रखनी है। मेन चीज़ जो है इसका कॉन्सेप्ट है वो हमें ये याद रखना है कि हु में जॉइंट एज प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन हो सकता है। तो इसके अंदर है कोई भी ऐसा शख्स जिसका कोई भी इन्वॉल्व इंटरेस्ट हो, किसी किस्म का भी इंटरेस्ट हो सूट के अंदर, तो वो प्लेंटिफ बनेगा। अब आते हैं उसके बाद रूल 2 के अंदर। रूल 2 जो है हमें कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। रूल 2 हमें कहता है कि रूल 2 के अगर हम मीनिंग को देखें तो हमें कहता है अगर प्लेंटिफ जॉइंटली सूट के लेकर आते हैं तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो सेपरेट ट्रायल करें। किस तरीके से? लेट सपोज के प्लेंटिफ जो है वो जॉइंटली सूट लेकर आते हैं, जॉइंटली सूट एक ही सूट लेकर आते हैं, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं प्लेंटिफ के तौर पे तो कोर्ट जो है जॉइंटली नहीं बल्कि सेपरेट ट्रायल चला सकती है। उसके बाद जो हमारे पास रूल 3 है, रूल 3 कहता है हु मे बी जॉइंट एज डिफेंडेंट, कि डिफेंडेंट कौन बनेगा, कौन जो है ज्वाइन करेगा एज अ डिफेंडेंट। तो इसके अंदर हर वो शख्स जो इन्वॉल्व हो मुकदमे में, ठीक है, उसको डिफेंडेंट के तौर पर ज्वाइन करेगा। इट मीन्स कि कोई भी शख्स, आपको ऐसा लगता है कि ये शख्स जो है डिफेंडेंट हो सकता है, आपको ऐसा लगता है ये भी शख्स डिफेंडेंट हो सकता है, तो कोई भी ऐसा शख्स जो जिस पे आपको शक है या जो आप पार्टीज उसको लेकर आना चाहते हैं, तो वो आपका डिफेंडेंट, ज्वाइंट डिफेंडेंट होगा। ठीक है। उसके बाद है रूल 4। रूल 4 कहता है कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज। अब इसकी मीनिंग को थोड़ा समझेगा। जब एक या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ या डिफेंडेंट है तो कोर्ट देखेगी कि क्या वाकई प्लेंटिफ के हक में जजमेंट देनी है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना यूँ है कि लेट सपोज कि कोर्ट ये देखती है कि जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हैं, जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हैं, तो कोर्ट ये देखिए कि प्लेंटिफ के हक में जजमेंट पार्शली देनी है या नहीं। इट मीन्स के जजमेंट उसके अगेंस्ट देनी है या उसके हक में देनी है, या डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ देनी है या कुछ उसके ख़िलाफ़ और कुछ उसके हक में। तो इट मीन्स के ये कोर्ट की मर्ज़ी है कि कोर्ट डिफेंडेंट के पूरे ही हक में दे या कुछ उसके हक में दे और कुछ जो है पार्शली उसके फेवर में दे। उसके बाद है 5। जो 5 है वो कहता है डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल रिलीफ क्लेम्ड। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पर आपने ये समझना है कि इस डिफेंडेंट का पूरा रिलीफ क्लेम में इंटरेस्ट होना ज़रूरी नहीं है। वो किसी भी पार्ट क्लेम के साथ लिंक्ड हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है। किस तरीके से? अब जो हमारे पास डिफेंडेंट है वो, हमें रूल 5 ये कहता है कि डिफेंडेंट का इनडायरेक्टली अगर उसके साथ इंटरकनेक्शन है आपके केस के साथ या किसी भी तरीके से वो जो है पार्शली कनेक्टेड है, तो वो जो है आपका डिफेंडेंट है। उसके बाद है रूल 6। रूल 6 हमें कहता है जॉइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर आपने ये समझना है कि देखें, अब ए जो है क्या करता है, ए जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है किसके साथ? डिफरेंट पार्टीज़ के साथ। ए किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है डिफरेंट पार्टीज़ के साथ। अब ए ने डिफरेंट पार्टीज़ के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ए जो है डिफरेंट पार्टीज़ को ला सकती है डिफेंडेंट के तौर पर। ए डिफरेंट पार्टीज़ को ला सकती है डिफेंडेंट के तौर पर। इट मीन्स के अब यहाँ पर अगर एक शख्स ने डिफरेंट लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो जब वो उसको उन सबको भी एक साथ लेकर आ सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेवरली और जॉइंटली, अलग अलग भी लेकर आ सकता है वो प्लेंटिफ, और जो है एक साथ भी लेकर आ सकता है। उसके बाद है रूल 7। अब रूल 7 कहता है व्हेन प्लेंटिफ इन डाउट फ्रॉम होम रिड्रेस इज टू बी सॉट। देखें, अगर प्लेंटिफ को समझ नहीं आ रहा कि डिफेंडेंट किसको बनाना है, ठीक है, या इसको लगता है कि जो ही मे बी सूड एज डिफेंडेंट, तो वो सबको डिफेंडेंट बना सकता है, वो सबको डिफेंडेंट बना सकता है। इसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसको नेसेसरी पार्टी बनाना है और किसको परफॉर्मर पार्टी बनाना है। लेट सपोज कि मैं जो है क्या करता हूँ, मैं किसी के ख़िलाफ़ केस दाखिल करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये देखा कि जिस शॉप के ख़िलाफ़ मैं केस दाखिल कर रहा हूँ, उस शॉप
का जो ऑनर है, एक्चुअल ऑनर, उसके ख़िलाफ़ करूं, या उस शॉप पर जो बैठता है उसका ब्रदर, उसके ख़िलाफ़ करूं, या फिर वहां पर जो वर्कर्स काम करते हैं उसके ख़िलाफ़ करूं। तो मैं चाहूं तो मैं जो है सबका नाम उसके अंदर दे सकता हूं। फिर वहां पर कोर्ट के पास इख्तियार है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि आया कि उनको नेसेसरी पार्टी बनाना है या परफॉर्मा पार्टी बनाना है या उनको पार्टी नहीं बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रूल 8। रूल 8 क्या कहता है? वन पर्सन में सू और डिफेंडेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। अब इसको यूं समझिए कि अगर सब डिफेंडेंट नहीं आ सकते तो किसी एक को वो पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकते हैं जो उनके बिहाफ पर आकर आए, जो उनके बिहाफ पर आएगा और मुकदमा सुनेगा या ट्रायल जिसके कहने पर आगे चलेगा। इन सेम वे अब आप इसको यूं लेकर आइए कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, 10-15। अब वो क्या करते हैं, उन सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है कोर्ट की हर पेशी पर आए, हर तारीख पर आए। तो वो क्या करते हैं, अपना एक जो है पावर ऑफ अटॉर्नी अपॉइंट करते हैं कि हमारी पार्टीज़ में से हम सब में से एक ही बंदा ये आएगा जो कि जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है। ये आएगा और इसके कहने अगर ये आता है तो ही केस हमारा आगे चलेगा। इट मीन्स के ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद है रूल 9, मिस ज्वाइंडर एंड नॉन ज्वाइंडर। मिस ज्वाइंडर मीन्स के मिस हो गया, अगर गलती से पार्टी को डाल दिया जिसका पार्टी बनना ज़रूरी नहीं था। अब आपने क्या किया, अब मैंने एक एग्जांपल दी प्रीवियसली कि आपने क्या किया, आपने शॉपकीपर का भी नाम डाला, वहाँ पर जो काम करते थे वो उनका भी नाम डाला, उसके ब्रदर्स का भी नाम डाला। अब यहाँ पर इन सिंपल मैनर अगर हम कहें कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वो वहाँ पर जो काम करते थे वर्कर, उनका नेसेसरी पार्टी, इट मीन्स कि उनका आना नेसेसरी नहीं था, लेकिन ज़रूरी नहीं था, फिर भी आपने उनका नाम डाल दिया तो फिर वो उनको निकाल देगी, मिस ज्वाइंडर। उसके बाद है नॉन ज्वाइंडर, जो पार्टी नेसेसरी थी उनको ऐड नहीं किया तो अब इसको ऐड किया जाए। देखिए नॉन ज्वाइंडर हमें क्या कहता है, रूल 9 के तहत जो हमारे पास रूल 9 है वो कहता है कि नॉन ज्वाइंडर मीन्स कि जिसको आप जो नेसेसरी पार्टी थी, एक पार्टी आई आपने उनको ऐड ही नहीं किया, अब वो आगे कहती है कि हम जो है पार्टी थे, हमारा नेसेसरी होना, हमें हमारा मुकदमे में आना नेसेसरी था, लेकिन हमें इन्होंने एज अ डिफेंडेंट या एज अ प्लेंटिफ इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो हमारा नाम ऐड करें, ठीक है। तो ये सूट को इफेक्ट नहीं करता। उसके बाद है रूल 10, आपने अक्सर सुना होगा 110 की एप्लीकेशन, सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। 110 की एप्लीकेशन, अगर कोई ऐड होना चाहता है पार्टी के तौर पर तो वो 110 की एप्लीकेशन देगा। ये अक्सर एडवोकेट्स को ज़्यादा पता है कि 110 की एप्लीकेशन वहाँ दी जाती है अगर कोई ऐड होना चाहता है पार्टी के तौर पर, एज अ पार्टी कोई बनना चाहता है, अपना नाम देना चाहता है कि मैं पार्टी बनना चाहता हूँ, तो वो 110 की एप्लीकेशन देगा। या किसी पार्टी को रिप्लेस करना है, रिप्लेस किस तरीके से कि मिस ज्वाइंडर था, एक मिस ज्वाइंडर था, उसको ऐड करना ही नहीं था, अब आप चाहते हैं कि वहाँ पर आपका नाम आ जाए। इट मीन्स कि ए था, ए का वहाँ पर कोई काम ही नहीं है, तो अब आप चाहते हैं कि ए की जगह पर आपका नाम आ जाए, तो वहाँ पर आप जो है 110 की एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसके बाद है रूल 11, कंडक्ट ऑफ सूट। कंडक्ट ऑफ सूट, कोर्ट के पास इख्तियार है कि कोई भी डॉक्यूमेंट देगा या कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसके ज़िम्मे क्या काम लगाना है। लेट सपोज कंडक्ट ऑफ सूट के अंदर क्या होता है कि लेट सपोज अब यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज हैं, प्लेंटिफ भी है, डिफेंडेंट भी है, डिफेंडेंट के जो है अदर डिफेंडेंट्स भी हैं। अब यहाँ पर कोर्ट जो है सबके ज़िम्मे एक काम लगाएगी कि आप प्लेंटिफ, अब आपका ये काम है कि आप जो है डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे, डिफेंडेंट आपका ये काम है कि क्या वो डॉक्यूमेंट वाकई आपके अगेंस्ट है या नहीं, आप ये प्रूफ करेंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इन सिंपल मैनर कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसके ज़िम्मे क्या काम लगाना है, कि कौन सा शख्स कौन डिफेंडेंट है, प्लेंटिफ है, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है रूल 12, अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट फॉर अदर्स। यहाँ पर भी सेम बात आ गई, प्लेंटिफ और या डिफेंडेंट में से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आ सकता है, सबका आना नेसेसरी नहीं होता। यहाँ पर देखें सिविल मुकदमा जब हम करते हैं, सिविल और क्रिमिनल में यही फ़र्क है कि क्रिमिनल में हर किसी का प्रेजेंट होना नेसेसरी है, जबकि जो हमारे पास सिविल मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स के अंदर सबका प्रेजेंट होना नेसेसरी नहीं है, बल्कि उनमें से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर अपॉइंट करके वो आ सकता है। उसके बाद है डेट शैल बी रिटन साइंड बाय द पार्टी। ये मेन चीज़ है यहाँ पर, डेट शैल बी द अथॉरिटी शैल बी राइटिंग साइंड बाय द पार्टी गिविंग इट एंड शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट। देखें जब भी अगर
हमारे पास प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट्स हैं, तो डिफेंडेंट्स जब ये चीज़ देंगी कि हमारा एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, एक ही रिप्रेजेंटेटिव जो है कोर्ट में आएगा, तो वो साइन करवाएगी, वो सब के सब साइन करेंगे इस चीज़ पर कि हाँ वाकई ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद है ऑब्जेक्शन एज टू मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर। अगर कोई ऑब्जेक्शन करना है तो वो अर्लियर अपॉर्चुनिटी में ही रेज ऑप्शन करेगा। किस तरीके से? लेट सपोज यहाँ पर हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं इसको। ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टी शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जो हमारे पास रूल 13 है उसके अंदर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, जो अगर आप याद रख लेंगे तो इट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा रूल ही आपको याद में क्लिक, जहन में क्लिक हो जाएगा। ऑब्जेक्शन एज टू नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर, इसके अंदर क्या याद रखना है? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। देखें जहाँ पर रूल 13 की बात आई वहाँ पर अगर आपने ये चीज़ याद रखी, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, इट मीन्स के जहाँ जितनी जल्दी हो सके वहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करना है नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर का। एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट अनलेस द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन हैज़ subsequently arisen and any such objection not so taken shall be deemed to have been waived। उसको वेव्ड कर देगी। किस तरीके से? कि जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। किस चीज़ के? अर्लीस्ट जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी आप जो है रेस करेंगे कि हमारे को ऑब्जेक्शन है मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर के खिलाफ। तो ये हमारे आज हमने जो डिस्कस किए 13 रूल डिस्कस किए, किन किन के? ऑर्डर 1 के। जो था पार्टीज़ टू सूट। पार्टीज़ टू सूट के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कौन आएगा पार्टीज़ टू सूट में, सूट में कौन कौन पार्टी बनेगा। तो उसके अंदर हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्शन ऑफ नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर क्या है, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करवाया, और सूट इन द रॉन्ग प्लेंटिफ। अगर रॉन्ग प्लेंटिफ आ जाता है तो उसको किस तरीके से रिमूव करवाना है, ठीक है। 110 की एप्लीकेशन की मीनिंग क्या है, और उसी के साथ साथ अगर ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा डिफरेंट है, उन सब की जगह पे एक ही पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर एक ही प्रेजेंट हो सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 13 रूल क्लियर की।